एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 क्लास 6 का। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। The Mauryan Empire was the first and one of the greatest empires to be established in India. Chandragupta Maurya, who founded the Mauryan Empire, not only overthrew the Nandas from Magad, but also the Greeks from the northwest frontier and unified a large part of India under a centralized government. तो स्टूडेंट्स जो मौर्यन एम्पायर है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था राइज ऑफ किंगडम्स और रिपब्लिक्स में, हमने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने मौर्यन एम्पायर फाउंड किया था, ठीक है, उसकी स्थापना की थी। और मौर्यन एम्पायर सबसे पहला और सबसे बड़ा एम्पायर है जो हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉट ओनली ओवरथ्रू द नंदास फ्रॉम मगध, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को भगा दिया था मगध से, बट ऑल्सो द ग्रीक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भी ग्रीक को भगा दिया था। एंड यूनिफाइड द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने जो हमारे इंडिया का लार्ज पार्ट है उसको एक किया, यूनिटी की उनमें। सोर्सेज, द टू मेन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर द टू बुक्स है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिससे कि हमें इनके बारे में पता चलता है। सबसे पहला हो गया स्टूडेंट्स इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। और दूसरा है अर्थशास्त्र, जिसको लिखा गया चाणक्य के द्वारा। तो ऐसे करके हमको ध्यान रखना है कि इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है, और इनसे हमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पता चला। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक ruler Seleucus to Chandragupta's court. Chanakya was the minister of Chandragupta Maurya. Besides these, the pillar and rock edicts of Ashoka form an important source of our knowledge about the Mauryas. और जो सेलुकस है यानी कि जो ग्रीक रूलर है, ठीक है, वो क्या है? चंद्रगुप्त के कोर्ट में एम्बेसडर थे, ठीक है। और जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में क्या थे? मिनिस्टर थे। Besides these, the pillar and rock edicts of Ashoka form an important source of our knowledge about the Mauryas. और जो अशोका के पिलर हैं और रॉक है, उनसे भी हमें उनके बारे में पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर में क्या क्या चीजें होती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। रोल ऑफ चाणक्य, चाणक्य क्या जो भूमिका है वो क्या है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नाम है बच्चों चाणक्य का विष्णुगुप्त। और वो एक एडवाइजर रहे हैं, वो सलाह देते थे, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी थे किसके? फर्स्ट मौर्यन एम्परर जो भी हुआ यानी कि चंद्रगुप्त के। इनफैक्ट इट वॉज चाणक्य हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रगुप्तास राइज टू पावर। और जो चंद्रगुप्त इतने ज्यादा फेमस हुए, वो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो उनके गुरु कौन है बच्चों? चाणक्य। उनकी वजह से ये सब हुआ। वो उनको क्या देते थे? डायरेक्शन देते थे। बाकी वो खुद भी सोचते थे चंद्रगुप्त, पर जो चाणक्य है वो उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो उनको एडवाइजर भी थे, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो डिस्कस उनके साथ जरूर करते थे। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, चाणक्य वाज अ टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और एक लीजेंड के अकॉर्डिंग जो चाणक्य है वो टीचर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। जैसे कि आप लोग जाते हैं स्कूल, तो पहले जो भी रूलर वगैरह होते थे उनकी शिक्षा वहां होती थी बच्चों, वहां पढ़ते थे वो। व्हेन द ग्रीक्स इन्वेडेड इंडिया, कब की बात है ये? जब ग्रीक ने इन्वेड किया इंडिया को। जो चाणक्य वहां के टीचर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी। He vowed to expel them from the Indian territory. वो चाहते थे कि उनको भगा दिया जाए, जो ग्रीक, इससे पहले यूनानी आए थे जो हमारे भारत में। चाणक्य ने देखा जो फॉरेन इन्वेजन यानी कि बाहर के लोग हमारे इंडिया में आ जा रहे हैं, उसके बाद वो आक्रमण कर रहे हैं, हमारे यहाँ की यूनिटी को भी भंग कर दे रहे हैं, बट जो लोग हैं उनमें क्या हो रही है? यूनिटी नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा, इनको भगा दिया, किसको? ग्रीक को। उनके साथ उन्होंने क्या किया? युद्ध लड़े। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, राइज ऑफ किंगडम्स एंड रिपब्लिक चैप्टर को। चाणक्य वेंट टू द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। जो चाणक्य है वो कहां चले गए? पाटलिपुत्र सिटी में, ये देखने के लिए कि जो वहां के रूलर है मगध यानी कि धनानंद, वो जो पूरे एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर था, उसके रूलर थे वो कौन? धनानंद। Although Chanakya initially had cordial relations with the Dhananand, but later on Dhananand insulted and removed him from his official position. जैसे कि जो चाणक्य हैं
उनके उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, यानी कि वो उनको मानते थे। किसके साथ? धनानंद के साथ, क्योंकि उससे उससे पहले तो मगध के रूलर वही थे ना, धनानंद, ठीक है। और धीरे धीरे जो धनानंद है उसने क्या किया, उनको इंसल्ट यानी कि बेइज्जती की और उनको अपने जो भी साम्राज्य किंगडम है उसे निकाल दिया, जिस पोजीशन पे उनको रखा था उससे हटा दिया गया। किसको? चाणक्य को। और किसने हटाया स्टूडेंट? धनानंद ने। ऑन दैट डे चाणक्य swore to revenge on Dhananand and for this reason he educated and trained Chandragupta to overthrow the Nandas and liberate northwest India from the Greeks। और तब से जो चाणक्य हैं उन्होंने कसम खा दी, ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी की फाइटिंग होती है वो बोलते हैं कि हम इसका बदला लेके रहेंगे, तो वैसे ही जो चाणक्य हैं उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कसम खा ली कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा कि इन्होंने मुझे इस पोजीशन में हटाया, इन्होंने अपने मुझे जो भी है मतलब मुझे मेरा इंसल्ट कैसे कर दी उन्होंने, ठीक है। और क्या हुआ कि जो फॉर दिस रीजन ही एजुकेटेड एंड ट्रेन चंद्रगुप्त, और उन्होंने उसके बाद क्या किया, चंद्रगुप्त को दीक्षा शिक्षा प्रदान की, ठीक है, ताकि जो नंदाज है उनको भगा सके और इस इंडिया को लिबरेट कर सके। जो ग्रीक रूलर है, यहाँ यूनानी आ रखे हैं जो जिन्होंने यहाँ आके आक्रमण करके यहाँ बस गए, इनको भी भगाना है। उन्होंने तब से कसम खा ली कि मैं धनानंद को क्या करूंगा, उससे अपने इंसल्ट का बदला लूंगा। और दूसरा रीजन उन्होंने क्या लिख करा, चंद्रगुप्त को दीक्षा शिक्षा दी, उन्होंने उनको बनाया कि ये जब रूलर बनेगा ये इनको भगा सके। किसको? धनानंद को भी, जो ग्रीक रूलर है जो इंडिया में आके बसे थे। आफ्टर ए लॉन्ग सीरीज ऑफ बैटल्स विद चंद्रगुप्त द नंदा कैपिटल एट पाटलिपुत्र फेल। और बहुत बैटल होने के बाद, बहुत लड़ाई हुई बच्चों चंद्रगुप्त के साथ, जो नंदा कैपिटल है वो क्या हो गई, गिर गई, ठीक है, पाटलिपुत्र में, यानी कि वो हार गए। दिस लेड टू द एमर्जेंस ऑफ ए न्यू डायनेस्टी। और इससे क्या हुआ, एक नई डायनेस्टी बनी, एक नया वंश बना जिसका नाम हुआ मौर्यन डायनेस्टी विद चंद्रगुप्त मौर्य एज द एम्परर। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ही एम्बार्क्ड ऑन द कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ हिज एम्पायर। और चाणक्य की हेल्प से उन्होंने क्या किया, उस पूरे एम्पायर की प्रोसेस वगैरह, क्या क्या मैं करूं, कैसे कैसे नीतियां बनाऊं, कैसे लोगों को समझाऊं, मेरे जो प्रजा है वो कैसे खुश रहे और मैं अच्छा राजा बन के दिखाऊं, तो चाणक्य उनको समझाते थे, यानी कि उनके गुरु। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दे रखा है कि इसमें जो भी फिगर है ये इसमें बता रखा है कि जो ये रेड कलर के उसमें जितना भी इसका जो कलर हो रखा है ना, ये ग्रीन कलर के, तो इतना चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड है, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका, ठीक है स्टूडेंट। आप इसमें ऐसे करके इसको अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। Chandragupta's empire extended from Kabul and Kandahar in the northwest to Mysore in the south and from Bengal in the east to Saurashtra in the west. According to the Jain tradition, after ruling for 24 hours, Chandragupta renounced the world. He handed over the kingdom to his son Bindusar. जो चंद्रगुप्त का एम्पायर है वो काबुल, कांधार, नॉर्थ वेस्ट में है जो, ठीक है, वहां से लेकर मैसूर यानी कि जो साउथ में वहां तक फैल गया। एंड फ्रॉम बंगाल, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक, सौराष्ट्र कहाँ है, वेस्ट में। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 24 साल तक रूल करने के बाद जो चंद्रगुप्त है वो पूरे वर्ल्ड में वो हो गए, फेमस हो गए। उन्होंने अपने किंगडम में क्या किया, अब जब धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके बाद उन्होंने अपने सन को क्या किया, बिंदुसार को वहां अपनी राजगद्दी यानी कि वो साम्राज्य सौंपा। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बच्चों कौन बने, बिंदुसार बने उनके बेटे, ठीक है, वहां के राजा। उन्होंने 25 साल तक क्या किया, वहां राज्य किया, ठीक है, और उन्हीं पॉलिसी को फॉलो किया जो उनके पापा करते थे, यानी कि चंद्रगुप्त जो फॉलो करते थे। बिंदुसार को उनके फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ रहे हैं, सीरियन किंग के साथ, इसलिए भी जाना जाता है। और सीरियन किंग कौन कौन है, एंटियोकस फर्स्ट एंड टोटोलेमी ऑफ इजिप्ट। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका। और बिंदुसार के बाद कौन बने बच्चों, अशोक बने राजा। पहले चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके बाद अशोका। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अशोका, हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। अशोका सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। जब उनके पापा की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने 273 BCE में वो थ्रोन राज्य गद्दी संभाली। ऑन असेंडिंग द थ्रोन अशोका टुक द टाइटल ऑफ देवना मापरिया, ठीक है। तो जो अशोका है, जो वो गद्दी पे बैठे तो उनको ये टाइटल मिला, ठीक है, इस नाम से जाना गया, क्या, देवन माप्रिया, द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवान के जो पूजा करते हैं, भगवान को जो प्यार करते हैं। और किस नाम से बच्चों, प्रियदर्शी, जिसको बोलते हैं द ब्यूटीफुल वन, यानी कि बहुत सुंदर। तो इस नाम से आप ये जो अशोका है उनको जाना गया। कलिंगा वार के बारे में पढ़ते हैं। जब वो बैठ गए थे अशोका थ्रोन पे, तो जो अशोका है वो लड़े एक वार जिसका नाम है
कलिंगा वार। कलिंगा वॉज ए पावरफुल किंगडम विच हैड नॉट बीन कॉन्क्वर्ड टिल देन। और कलिंगा एक पावरफुल किंगडम था जिसको इससे पहले नहीं जीता जा सका था। कलिंगा कंट्रोल बोथ द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो कलिंगा है उसने कंट्रोल किया कहां कहां का लैंड और सी रूट्स, साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक था वो। बिसाइड्स कंट्रोल ओवर कलिंगा वुड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। और जो कलिंगा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड कंट्रोल ओवर कलिंगा, कलिंगा के साथ कंट्रोल करके साथ साथ उन्होंने कहां कंट्रीब्यूट किया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, जो भी उनकी समृद्धि थी मौर्यन एम्पायर की। देयरफॉर इन 261 बीसी अशोका अटैक्ड कलिंगा। और इसलिए जो अशोका है उन्होंने अटैक करा कलिंगा और उसको जीत लिया। हाउएवर अशोका वाज सो मूव्ड बाय द डेथ। और अशोका धीरे धीरे क्या थे, किसके नजदीक थे, डेथ, डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन सफरिंग उस वार में, ठीक है। उस वार में क्या हुआ, उन्होंने ऐसा देखा, जो अशोक है, जो मौर्यन एम्पायर के रूलर थे, उन्होंने देखा कि जो लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, बहुत लोग मरते हैं, ठीक है, इतनी सारी सेना है जो आपकी, ठीक है, वो क्या है, फाइट कर रही है, इतना ब्लड वगैरह हो रहा है, ठीक है, उनको ये वार इसलिए अच्छी नहीं लगी। From then onwards, the policy of Digvijay, conquest of territories, was replaced by Dhammavijay, conquest through धर्म। उस दिन से जब उनको ऐसा लगा कि ये अच्छी बात नहीं होती है वॉर करना, इससे क्या होता है, हम लोग सफर करते हैं, एक तो मरेगा, उसके पीछे क्या होगा, उसकी फैमिली होगी, वो कितना सफर करती होगी। तो ये अशोका ने सोचा और तब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने दिग्विजय यानी कि जिसमें क्या होता था, टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट करने की बात थी, ये पॉलिसी उन्होंने हटा के धम्म विजया, कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म, यानी कि आप अपने धर्म से जीतो, जो वॉर है आप अपने धर्म से जीतो, ये खून खराबा करके नहीं। He embraced Buddhism and devoted the rest of his life for the welfare of his people। उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, किसने बच्चों, अशोका ने। और उसके बाद उन्होंने जितनी भी अपनी जिंदगी बची हुई थी उन्होंने लोगों की भलाई में लगा दी। तो स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में कहां से आया थॉट, जब वो कलिंगा वार में, यानी कि कलिंग को जीतने के लिए गए, ठीक है, वहां से उनको लगा कि ये वार अच्छी बात नहीं है। अशोका इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। अशोका को एक बहुत अच्छा राजा माना जाता है हिस्ट्री में। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों, अब पढ़ते हैं। अशोका इज ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो एकमात्र संसार में ऐसे किंग है हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार, जिन्होंने क्या कर दिया, जीतना छोड़ दिया, जिन्होंने वॉर करनी छोड़ दी, ठीक है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, जिन्होंने अपना जीवन लोगों की भलाई में लगा दिया। ही रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, उन्होंने दिग्विजय की पॉलिसी को हटा के कौन सी बच्चों कर दी थी अप्लाई, धम्म विजया, यानी कि किसके थ्रू जीतना, युद्ध को, धर्म के थ्रू। ही प्रमोटेड म्यूचुअल गुडविल एंड रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। उन्होंने ये भी कहा कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके बीच क्या बने, अच्छी रिस्पेक्ट बने, सम्मान दे वो एक दूसरे धर्म को। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। तो बच्चों, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन करे लिखे हुए हैं उसमें उन्होंने यही बात की हुई है कि लोगों तक यही बात पहुंचाने की हुई है, लिखी हुई है। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर इज अ स्टेट इन विच गवर्नमेंट प्लेज अ की रोल इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक रोल अदा करती है, जिसमें उनको क्या देती है, वो लोगों के लिए भलाई के काम करती है और उनको इकोनॉमिक ग्रोथ देगी, उनको प्रोटेक्शन भी देगी, यानी कि सुरक्षा भी देगी। द स्टेट एस्टेब्लिश बाय अशोका, और ये वेलफेयर स्टेट किसने एस्टेब्लिश किया बच्चों, अशोका ने। कैन बी डिस्क्राइब एज अ वेलफेयर स्टेट, जिसको कहा जाता है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या हुआ बच्चों, भलाई, और स्टेट का मतलब राज्य। तो ऐसा राज्य बने जिसमें लोगों की भलाई हो। एज इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ पैटर्नलिस्टिक स्टेट, और ये किस पे बेस्ड था, पैटर्नलिस्टिक स्टेट आइडिया पे बेस्ड था। दिस इज इंडिकेटेड बाय अशोकास डिक्लेरेशन इन वन ऑफ हिज एडिक्ट्स, और इसको इंडिकेट किया एक इस एडिक्ट में, ठीक है, इस अशोका के डिक्लेरेशन को इंडिकेट कहां होता है, ये एडिक्ट है जो। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, जितने भी लोग मेरे बच्चे हैं, जस्ट एज आई डिजायर फॉर माई चिल्ड्रन दैट दे मे एंजॉय एवरी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जैसे कि मेरी इच्छा है कि जो चिल्ड्रन है उनको हर टाइप की समृद्धि मिले, हर टाइप की फैसिलिटी मिले और हैप्पीनेस, खुशी भी मिले इस संसार में। एंड इन द नेक्स्ट सो ऑल्सो डू आई डिजायर द सेम फॉर ऑल मैन, और मैं जो और मैन है उनके लिए भी यही चाहता हूं। इट शोज दैट अशोका बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ द किंग बीइंग द फादर to his people. So Ashoka took a number of measures for the welfare of his people. और ये दिखाता है कि जो अशोका है वो इस पॉलिसी पे बिलीव करते थे कि मैं क्या हूं, पिता हूं और सब मेरी संतान है, मुझे सबका ख्याल रखना है, ठीक है, वो सब लोगों का भला कर चाहते थे। इनमें क्या इंक्लूड है, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धर्म महामत्रास हु
वेंट फ्रॉम प्लेस टू स्प्रेड हिज मैसेज। इसके लिए उन्होंने धर्म महामंत्रास को चुना, जो अलग अलग जगह जाते थे, इस मैसेज को फैलाते थे उनके। ही बिल्ट रोड्स एंड प्लांटेड सेडी ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड फॉर द ट्रेवलर्स। उन्होंने ट्रेवलर यानी कि यात्रियों के लिए क्या किया, दोनों जगह यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों जगह प्लांट किए ट्रीज और रोड भी बनाई। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ रेस्ट हाउस फॉर द ट्रेवलर, जो यात्री आते थे उनके लिए विश्राम गृह भी बनाए। ही गॉट अ नंबर ऑफ वेल्स डग टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू द सिटीजन्स। उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किए, वेल यानी कि कुएं खुदवाए ताकि क्या है वहां के सिटीजन को पानी मिल सके। ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। उन्होंने एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी फैसिलिटी की, मेडिकल ट्रीटमेंट मिले उन्हें, कभी बीमार पड़े तो अपने को दिखा सके। तो स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं ये अशोका रूलर, इन्होंने कितना सारा किया, लोगों की भलाई चाहते थे ये। अशोका's धर्म, अब अशोका धर्म क्या हुए, द वर्ल्ड धर्म इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ल्ड धर्म। जो धम्मा है उसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स ये एक प्राकृत फॉर्म है संस्कृत का, और जिसका मतलब हुआ धर्म, जिसका मतलब हुआ रिलीजियस ड्यूटी, हम सबकी ये धार्मिक ड्यूटी है। धर्म वाज एज डिस्क्राइब्ड इन अशोका's edicts in a code of conduct based on the teaching of बुद्ध। और धर्म जो उन्होंने, धर्म जो है अशोका के एडिक्ट हैं जो, उनमें ये बताया जाता है कि उनकी टीचिंग किसकी, बुद्धा की टीचिंग थी। जो बुद्ध भगवान भी तो यही चाहते थे स्टूडेंट्स, हमने इनका चैप्टर इसमें भी पढ़ा, पहले पढ़ा था हमने जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उसमें द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका's धर्म वर द फॉलोइंग। और जो मेन प्रिंसिपल है स्टूडेंट अशोका धर्म के वो आगे हम पढ़ेंगे। और इस मैप के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हो कि कलिंगा यहाँ पे हुआ जहां पे से उन्होंने ठान ली थी, ये देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इस मैप के थ्रू आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ थी जो उन्होंने जीती, जो उनका एम्पायर था। और जो अशोका के धर्म है वो ये है, लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी। उनका धर्म कहता था कि एक साथ रहो, शांति से रहो। बी फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहो, दुश्मन की तरह नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं। एंड डू नॉट फाइट ओवर लैंड एंड रिलीजन, धर्म पे और जमीन के लिए आप एक दूसरे की से लड़ाई ना करो। फॉलो अहिंसा, अहिंसा फॉलो करो, जिसमें आप वॉर वगैरह ना करो, किसी को बेमतलब मारो पीटो ना, किसी पे क्या ना करो, अत्याचार ना करो। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर एल्डर, जो बच्चे हैं उनको अपने बड़ों का कहना मानना है। एल्डर शुड ट्रीट चिल्ड्रन विद अफेक्शन, और जो बड़े हैं उनको सम्मान देना है, उनको उन बच्चों के साथ उनको प्यार से पेश आना है। बी काइंड टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, जो नौकर है और जो क्या है आपके गुलाम है उनके साथ दयालु रहे। ऐसे ना कि वो तुम्हारे गुलाम है तो तुम उनका जीना हराम कर दो, नहीं, उनके साथ प्यार से रहो। तो ये अशोक के धर्म यानी कि जिस पे वो विश्वास करते थे वो ये उनकी टीचिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। बी ट्रूथफुल एंड चैरिटेबल, एक सच्चे आदमी मनुष्य की तरह रहो, सच बोलो, और चैरिटेबल का मतलब दयालु भी बनो। डू नॉट इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स, बेवजह किसी भी बेमतलब के ऐसे धर्म में ना उलझो, ठीक है। स्प्रेड ऑफ धर्म, अब स्प्रेड ऑफ धर्म कैसे हुआ, अशोक टुक द फॉलोइंग स्टेप टू स्प्रेड धर्म, अशोक ने बहुत सारे स्टेप लिए धर्म को स्प्रेड करने के लिए। अशोका सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स बाय फॉलोइंग व्हाट ही प्रीच, अशोका ने एग्जाम्पल भी सेट किए कि कैसे लोगों को प्रीच किया जाए यानी कि उपदेश दिया जाए। ही फॉरबिड किलिंग ऑफ पीकॉक्स, उन्होंने मना कर दिया कि पीकॉक्स को नहीं मारना है यानी कि मोर को नहीं मारना है, और डियर को भी नहीं मारना है। ही ऑल्सो गेव अप ऑल वार्स, उन्होंने सारी वार करनी छोड़ दी। अशोका अपॉइंटेड ऑफिसर्स कॉल्ड द धर्म महामात्रा टू स्प्रेड बुद्धिज्म, अशोका ने ऑफिसर अपॉइंट किए जिनको कहा गया धर्म महामात्रा मंत्रास बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। दीज ऑफिसर एडवाइज पीपल टू फॉलो द धर्म, और ये लोग सलाह देते थे लोगों को कि धर्म यानी कि धर्म को फॉलो करो। अशोका issued edicts in प्राकृत on which principles of धर्म were engraved, और अशोका ने क्या किए हुए प्राकृत लैंग्वेज में एडिक्ट यानी कि अपने जो भी धर्म है उनमें बताया गया है कि कैसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं धर्म के, ठीक है। ही सेंट मिशनरीज टू मैनी कंट्रीज, उन्होंने मिशनरीज को बहुत, मिशनरीज यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत जगह भेजा अपना संदेश फैलाने के लिए। कहां कहां, अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका एटसेट्रा। ही सेंट हिज डॉटर संघमित्रा, उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका तक भेजा है बुद्धिज्म को स्प्रेड कराने के लिए, क्योंकि बुद्ध भगवान जी भी यही उपदेश देते थे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वो था कैसा, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन efficient administrator. The administrative setup established by him continued under his successor with some changes made by Ashoka. जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कि हमें पता था वो बहुत पॉपुलर रूलर थे, ठीक है।
और अशोका ने उनका सक्सेसर बनके, यानी कि उनके बाद उन्होंने संभाली उनकी गद्दी, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया उनकी पॉलिसी में। द मेन सोर्स ऑफ अवर इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आर द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा बच्चों अर्थशास्त्र, और हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे ज्यादा यहीं से पता चलता है। इंडिका यानी कि जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, और जो इंस्क्रिप्शन कार्व किए थे, यानी कि उन्होंने जो लिखा था, ठीक है, रॉक एडिक्ट बोले जाते हैं ना अशोका के, आप कभी देखना उसको, कार्व्ड यानी कि उसमें लिखा रहता है उन्होंने। The administration of the Mauryas can be studied under 4 main heads: central, provincial, district and village administration। जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि उनका प्रशासन था, उनका काम करने का तरीका था, किसका? मौर्यास का, वो हम स्टडीड करते हैं इनके अकॉर्डिंग। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी, प्रोविंशियल भी बनी थी, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड भी बनी थी गवर्नमेंट, और विलेज बेस्ड भी बनी थी। अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाईली सेंट्रलाइज था, जो किंग है वो हेड थे वहां उस एडमिनिस्ट्रेशन के। ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम जज, वो जज भी थे। ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जिनको कहा जाता है मंत्री परिषद, उनको वो हेल्प करते थे। Each minister was responsible for his department। हर एक मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार था। अशोका मेड स्मॉल चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर हिज ग्रैंडफादर। अशोका ने थोड़ा चेंज कर दिया था, उस जो भी प्रशासन जैसा सिस्टम जो उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया था। जो चंद्रगुप्त है उनके अकॉर्डिंग तो अलग था, और इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया था उन पॉलिसी में। ही अपॉइंटेड महामात्रास गवर्नर्स टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपुल। और अशोका ने महामात्रास को यानी कि जो गवर्नर है उनको चुना, किसके लिए? ताकि लोगों की भलाई के लिए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द मौर्यस हैड अ लार्ज वेल इक्विप्ड आर्मी। जो मौर्यंस है वो क्या है, उनके पास बहुत ही अच्छी यानी कि उनके पास हथियार भी थे, बहुत ही अच्छी आर्मी थी। इट कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियर्स, ये उनके पास थे। अ कमीशन ऑफ 30 मेंबर्स डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स, और 30 मेंबर्स को 6 बोर्ड में डिवाइड किया जाता था। ईच विद 5 मेंबर, जिसमें क्या होते थे 6 बोर्ड्स में तो डिवाइड किया जाता था। उन 6 बोर्ड्स में एक बोर्ड में कितने मेंबर होते थे? 5 मेंबर होते थे, जो क्या करते थे, हर एक आर्मी को देखते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज, अब सिटीज कैसे थी? इंपॉर्टेंट सिटीज द कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द हेड ऑफ द सिटी वाज कॉल्ड नागरदेयास्का। According to Megasthenes, Patliputra, the capital of the Mauryan Empire, was looked after by a committee of 30 members। जो इंपॉर्टेंट सिटी थी यानी कि जो प्रोविंसेस की कैपिटल थी वो क्या थी? उनका अलग अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जो उस सिटी के हेड थे वो उनको क्या कहा जाता था बच्चों? नगराध्यक्ष, ये बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, जिन्होंने इंडिका लिखी है उनके अकॉर्डिंग, जो पाटलिपुत्र यानी कि मौर्यन एम्पायर की कैपिटल रही है उसको कितने लोग देखते थे बच्चों? उनकी कमिटी बनाई गई थी, कितने मेंबर की? 30। ईच कमिटी वाज डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स, और प्रत्येक कमिटी को इसमें भी 6 बोर्ड में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि हर एक बोर्ड में 5 मेंबर थे। ईच बोर्ड वाज असाइन्ड सेपरेट फंक्शंस, और हर एक बोर्ड को एक अलग अलग फंक्शन दे रखा था करने को, यानी कि उनको ये काम करना था, जैसे कि इंडस्ट्रीज, हैंडक्राफ्ट, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपना जो काम है उसको बांटा था। ठीक है, जो जो लोग ये देखेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर कितना गुड बन रहा है, कितना सामान बन रहा है उसको देखना, और टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए इतने सारे बोर्ड यानी कि उनके अंदर इतने मेंबर थे, वो काम करते थे देखने का। Provincial government, the empire was divided into provinces for administrative efficiency and convenience. During the reign of Chandragupta Maurya, the empire was divided into 4 provinces with their capitals at Takshila, Ujjaini, स्वर्णनगिरी एंड पाटलिपुत्र। जो एम्पायर था बच्चों उसको प्रोविंसेस में क्या किया? डिवाइड किया गया। ठीक है, ताकि वो जो प्रशासन वाला काम है वो और अच्छे ढंग से देख पाए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो एम्पायर थे उसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिनकी कैपिटल थी बच्चों तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी एंड पाटलिपुत्र। अशोक एडेड द 5th प्रोविंस। ये तो थी बच्चों 4 प्रोविंस, जो अशोक है उसने एक और जोड़ दी। कौन सी जोड़ी? कलिंगा, जिसकी कैपिटल थी तोसाली। ईच प्रोविंस वाज रूल्ड बाय अ प्रिंस, और जिसको रूल किया गया एक प्रिंस के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा, जिसको कहा गया कुमार, और उसको एक गवर्नर ने क्या किया? हेल्प करता था, जिसको बोला जाता था महामंत्र। तो बच्चों जो प्रिंस होगा
उस प्रोविंस का, उसको कहा जाता था कुमार। और जो उसकी मदद करेगा, कौन, गवर्नर, उसको कहा जाता था महामंत्र। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, अब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हर एक प्रोविंस को नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया। द ऑफिसर कॉल्ड राजुका, जो ऑफिसर उसको कहा गया राजू का, वो क्या थे, हेड थे किसके, डिस्ट्रिक्ट के। और युक्तास वो ऑफिसर्स थे जो क्या कैरी करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी प्रशासनिक ड्यूटी होंगी उसको करते थे। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने पढ़ा कि जो अलग अलग गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, उसके लिए उन्होंने अलग ही मंत्री क्या किए रहते थे, सेलेक्ट किए रहते थे, उनको चुनते थे वो, ठीक है। और इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में हम क्या करते थे, जो ऑफिसर है उसको क्या बोलते थे, राजू का, वो हेड होते थे डिस्ट्रिक्ट के, और युक्तास वो ऑफिसर होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को देखते थे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो विलेज था वो सबसे छोटी यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। और उस विलेज का हेड कौन था बच्चों, उसको कहते थे गोपा। गोपा किसका हेड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था, ठीक है। तो जितनी जितनी इनकी गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना होगा कि किस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसको क्या कहा जाता था। मौर्यन इकोनॉमी, जो मौर्यन इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड रहती थी बच्चों, एग्रीकल्चर पे, यानी कि कृषि पे। द स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी, जो स्टेट है वो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते थे, सिंचाई व्यवस्था। स्लेव्स वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क ऑन ए लार्ज स्केल, जो गुलाम है उनको वो काम सौंपा जाता था, एग्रीकल्चर वर्क वो करते थे बहुत बड़े पैमाने पे। ट्रेडर्स वर ऑर्गेनाइज इन गिल्ड्स कॉल्ड श्रेणीज, और ट्रेडर्स को ऑर्गेनाइज किया गया गिल्ड्स में, जिसको बोला गया श्रेणीज। इनलैंड ट्रेड वाज कैरिड और बाय कारवां ट्रेडर्स, जो इनलैंड ट्रेड होता था, लैंड के थ्रू जो ट्रेड होता था वो किसके द्वारा होता था, कारवां ट्रेडर्स के द्वारा। ओवरसीज ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद सीरिया, और ओवरसीज सीज के थ्रू, समुद्र के थ्रू, कौन कौन से, किस किस के थ्रू, किस किस देशों के साथ होते थे जो ट्रेड है, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, चाइना एंड श्रीलंका। द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर स्पाइसेस, पर्ल्स, डायमंड, सैंडलवुड, आइवरी, क्लोथ, सिल्क, यार्न एटसेट्रा, इतनी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी बच्चों। द प्रिंसिपल इंपोर्ट्स वर, जो मुख्य इंपोर्ट्स, यानी कि हम जब बाहर से लेते थे, एक्सपोर्ट का मतलब यहां से बाहर जाना, इंपोर्ट का मतलब हम जो बाहर देशों से लेते थे वो क्या थे बच्चों, लिनन, सिल्वर, गोल्ड, ड्राई फ्रूट्स, ये हम बाहर से लेते थे। और हमारे यहां से क्या जाता था, स्पाइसेस, पर्ल्स, डायमंड, सैंडलवुड, आइवरी, क्लोथ, सिल्क, यार्न एटसेट्रा। अब ये है बच्चों पंच मार्क्ड कॉइन्स, मौर्य एम्पायर के जमाने में जब ये चलते थे तो ये दिखते ऐसे थे जैसे आपकी इस बुक में पिक में दे रखे हैं। अब रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पता करते हैं। द मौर्यन स्टेट एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ऑल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड कलेक्टेड टैक्सेस एज वेल एज कस्टम ड्यूटीज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ देयर गुड्स। जो रेवेन्यू सिस्टम यानी कि मौर्यन स्टेट वो क्या करते थे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता था उनका, किस पे, जितने भी ट्रेड है, जितने भी इंडस्ट्री है, रेवेन्यू का मतलब बच्चों टैक्स लेना ना, और टैक्स कलेक्ट करते थे किसके रूप में, कस्टम ड्यूटी के रूप में। वो तो अभी भी होता है, कस्टम ड्यूटी तो होता है ना, वो जो टैक्स पड़ता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता था, वो जो गुड की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी देंगे। देयर वाज स्टेट मोनोपोली इन माइनिंग एंड मेटलर्जी, और कौन सी मोनोपोली, स्टेट की मोनोपोली किसमें थी, माइनिंग, यानी कि जो खानों में जो भी मेटल निकलते थे उनमें। इट वॉज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम टू द मौर्यस, और ये बहुत अच्छा सोर्स था, इससे मौर्य की इनकम बढ़ती थी। द लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम इन द मौर्यन एम्पायर, जो लैंड रेवेन्यू वो भी एक अच्छा खासा इनकम का सोर्स था मौर्यन एम्पायर के टाइम। ये वेरिड करता था 1/6 to 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 दोगे या तो 1/4 दोगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जैसे भी आपके सॉइल में उपजाऊ होगी, यानी कि जितनी आपकी सब्जियां होंगी, कुछ भी चीज होगी। टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड वाज भाग एंड बाली, दो टाइप के टैक्स इंपोज करते थे, एक का नाम है भाग, दूसरे का नाम है बाली। जो भाग है वो एग्रीकल्चर जितना भी प्रोड्यूस होगा उस पे लगता था, और बाली रिलीजियस ट्रिब्यूट पे, यानी कि आप रिलीजियस का मतलब रिलीजन, जो भी मतलब आप सामान, जो आपका धार्मिक सामान होगा, ठीक है, उस पे बाली लगता था। और जो कर कौन सा हो गया, दूसरा भाग, वो किस पे, ये जो टैक्स है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगता था, ठीक है। टैक्सेस वर आल्सो लेविड एंड ऑन लिक्विड शॉप्स, और जो टैक्स है वो लिक्विड शॉप्स यानी कि जो पीने की होती है, जो ड्रिंक वगैरह, ठीक है, उन पे भी लगता था। गैम्बलिंग हाउसेस, फॉरेस्ट एंड माइंस, और इन पे भी लगता था बच्चों, ठीक है, गैम्बलिंग हाउस पे, फॉरेस्ट और माइंस। द यूज ऑफ करेंसी बिकेम क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, जो करेंसी है, ठीक है, वो क्या थी, कॉमन थी मौर्यन पीरियड में, यानी कि उस टाइम करेंसी चलती थी। कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स वर यूज फॉर एक्सचेंज, जो कॉइन्स थे अलग अलग मेटल के उनको भी यूज किया जाता था एक्सचेंज के लिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब क्या था आर्किटेक्चर, द मौर्यस मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है आर्ट और आर्किटेक्चर
में यानी कि बनाए होंगे। अशोका इज सेड टू हैव बिल्ट ओवर 8400 यानी कि 8400 स्तूपास इतने बिल्ट, अशोक के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कितने बनाए, 8400 स्तूपा बनाए हुए हैं। स्तूपा इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर वेयर द रेलिक्स और बुद्धा और बुद्धिस्ट सैंड्स वर केप्ट। जो स्तूप है वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, जहां जो बुद्ध है उनकी जो रेलिक्स है उसको बताया गया, रखा गया है। ऑफ द अशोकन स्तूपास द मोस्ट फेमस आर द सांची स्तूप, और सबसे पॉपुलर जो स्तूपा है स्टूडेंट सांची स्तूप है वो, ठीक है। एंड द बारहट स्तूप, और दूसरा जो स्तूप है वो क्या है, बारहट स्तूप, वो क्या है, मध्य प्रदेश में। द मौर्यंस बिल्ट प्रेयर हॉल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और मौर्यंस ने ये भी बना रखे हैं हॉल्स और मोनेस्ट्रीज यानी कि विहार। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्यन आर्ट आर अ नंबर ऑफ मोनोलिथिक कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक। जो बहुत ही अच्छी स्पेसिमेन है ना मौर्यन आर्ट के टाइम पे जो बनी रखी है वो क्या है, नंबर ऑफ मोनोलिथिक यानी कि जिसमें कार्व्ड हो रखे हैं, कार्व्ड यानी कि कुरेद के बना रखा है, ठीक है, उस रॉक पे कुछ, ठीक है। स्टोन पिलर है एक। दीज पिलर्स हैव डेकोरेटिव टॉप, इनके जो टॉप है वो बहुत सजाए जाते थे जिसको बोलते हैं कैपिटल्स, विद ब्यूटीफुली कार्व्ड एनिमल फिगर, और उनमें कार्व्ड करके यानी कि कुरेद के क्या बनाए गए हैं, एनिमल फिगर बनाए गए हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज पिलर्स इज द सारनाथ पिलर, और जो मोस्ट फेमस पिलर है बच्चों वो क्या है, ये है सांची स्तूप और ये है सारनाथ पिलर। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्यन आर्ट आर ए नंबर ऑफ मोनोलिथिक कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक स्टोन पिलर्स। दीज पिलर है, ये तो मैंने आपको बता दिया इनके डेकोरेटिव टॉप होते थे, और जो सबसे फेमस पिलर है वो है सारनाथ पिलर। हैविंग द लॉइन कैपिटल इट हैज 4 लाइन सिटिंग बैक टू बैक सो दैट दे फेस 4 डिफरेंट डायरेक्शन। ये देखो 4 लाइन सिटिंग बैक टू बैक, एक इधर इसके पीछे भी होंगे, वो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ है उनका फेस। देयर इज अ धर्म चक्र व्हील ऑफ लॉ, है ये व्हील ऑफ लॉ बच्चों, ठीक है, उसको बोलेंगे धर्म चक्र इन द सेंटर ऑफ द बेस प्लेट विद द फिगर ऑफ बुल ऑन द राइट साइड एंड दैट ऑफ हॉर्स ऑन द लेफ्ट। एक साइड क्या है, हॉर्स है, और एक साइड क्या है, बुल है, और एक साइड लेफ्ट साइड क्या है, हॉर्स है। द व्हील अपीयर्स ऑन आवर नेशनल फ्लैग, ये व्हील तो हम अपने नेशनल फ्लैग में भी देखते हैं, और जो लॉइन कैपिटल है वो उसको अडॉप्ट किया गया है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, आप जानते हैं। इट इज प्रिंटेड ऑन आवर करेंसी, जो हमारी करेंसी यानी कि नोटों में भी दिखती है और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में भी दिखती है। अब जो मौर्यस है उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, जो मौर्यन एम्पायर है बिगिन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका की मृत्यु के बाद हो गया, कब, 232 BCE में जो डिक्लाइन हो गया मौर्य का, यानी कि वो वंश धीरे धीरे गिरने लगा, खत्म होने लगा। द रीजंस फॉर द डिक्लाइन वर, और डिक्लाइन होने का कारण, उनके पतन का कारण क्या है, अशोका सक्सेसर्स वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट, जो अशोका के बाद जो उसके सक्सेसर आए जिन्होंने वो राजगद्दी संभाली वो क्या थे, कमजोर थे। द एम्पायर वाज ह्यूज, और एम्पायर तो बहुत बड़ा हो गया था उनका। फार अवे एरियाज कुड नॉट बी कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर, अब एक ही जगह से तो उन एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। द फंड्स वर इनसफिशिएंट, जो फंड आ रहा था वो भी क्या हो गया, इनसफिशिएंट हुआ, यानी कि वो पूरा नहीं हुआ। किसको मेंटेन करने के लिए, प्रशासन को मेंटेन करने के लिए और आर्मी को भी मेंटेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि आर्मी भी के लिए भी तो खाने पीने से लेकर हर चीजों से लेकर आपके पास पैसे होने चाहिए, तो वही वहां पे फंड नहीं था। The division of the empire into a number of provinces and giving the governors of these provinces independent powers weakened the empire, और जो डिवीजन हुआ एम्पायर का नंबर ऑफ प्रोविंसेस में, इतने सारे उन्होंने गवर्नमेंट बना रखी थी, उसके अंदर भी गवर्नर काम कर रहे थे। जो ये प्रोविंसेस थी इनमें थी अलग अलग पावर, और अलग अलग पावर की होने की वजह से ये एम्पायर वीक होता चला गया। फाइनली इन 185 BC पुष्यमित्र सुंग, द कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर, किल्ड हिज मास्टर बृहद्रथ एंड असेंडेड द थ्रोन। और 185 BC में जो पुष्यमित्र सुंग है, जो कमांडर इन चीफ है, लास्ट मौर्यन रूलर, ठीक है, लास्ट मॉडर्न रूलर के टाइम पे ये कमांडर इन चीफ था, इसने किया अपने मास्टर यानी कि उसके जो मास्टर रहे होंगे बृहद्रथ, उनको मार दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का ये चैप्टर है जो द मौर्यन एम्पायर ये अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे वीडियोस ऐसे देखते रहा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर भी किया कीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्या पता उनकी भी हेल्प हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस।